खबरों में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ है मेरे को होस्ट मियां शाहिद साहब। नाज़रीन, बहुत सी खबरें हैं। पहले खबरों अपना रन डाउन का जिक्र करते हैं। 27वीं तरमीम, फिर अब 28वीं 23वीं तरमीम की बात भी हो रही है। सुना है कुछ जो रह जाएंगी तरामीम या जो तब्दीलियाँ नहीं आ पाएंगी किसी वजह से 27वीं तरमीम में, वो 28वीं तरमीम में भी कर ली जाएंगी। इसके साथ मियाँ साहब से पूछेंगे वो 102 शिकों में तब्दीली आ रही, क्या पूरा एक निज़ाम जो गवर्नेंस का है उसे तब्दील किया जा रहा है? सदर साहब के इख्तियारात बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ेंगे तो क्या जरदारी साहब ही सदर रहेंगे? क्या मामलात हैं? ये बहुत बड़ी तब्दीलियों की जद में है वतन अजीज़। 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जा रहा है। इस हवाले से कुछ आवाज़ें भी हम देख रहे हैं कि आ रही हैं कि जनाब ये 18वीं तरमीम और ये और सूबाई खुद मुख्तारी, इस तरह की कहानी हो रही है। उधर मियाँ साहब हमें स्टोरी देंगे कि तरबेला में कोई रिपोर्ट आई है कि बहुत बड़ा सोने का ज़ख़ीरा है, 637 बिलियन डॉलर का। मगर ये जो ज़ख़ीरों के मकबरे हैं ये कब खुलेंगे? और जब भी खुलते हैं ये इशराफिया की जेब में जाते हैं, कोई हमारी तरफ भी आएगा? आवाम की बात कर रहा हूँ, उस पर बात करेंगे। सऊदी अरब के बारे में ट्रंप ने कहा है कि इब्राहिम अकार्ड पे वो राज़ी हो गया है, तो क्या इसके असरात होंगे? जो आबादियाँ हैं वहाँ की, वो किस तरीके से जो है वो रिएक्ट करेंगी? इब्राहिम अकार्ड माना जाता है क्योंकि उस तरफ तो देखें तो कत्ल व गारत गरी मुसलसल जारी है नेतन्याहू की तरफ से। अब वो कह रहा है कि उसने लेबनान पर दोबारा से हमला कर देना है। तो अगर इस तरह से एक पैसिविटी नज़र आई मुसलमान हुक्मरानों की जानिब से, तो क्या अवाम भी पैसिव रहेंगे मिडल ईस्ट के? इस पर बात करेंगे। फिर पाकिस्तान फिर बार बार इंडिया कह रहा है जी कि हमारे पास तो 18,000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाला मौजूद है। वो यानी इस तरह के एक जंगी जो एक दौड़ लगी हुई है, इसमें पाकिस्तान आजकल वैसे भी मुहद्दबत से के नीचे है। मगर इसमें क्या हर्ज है? दुनिया में सिक्योरिटी पैराडाइम अब यही बन गया कि आपके पास मोलक असला हो, वरना आप तो नाक में दम कर दें, इराक बना देंगे, लीबिया बना देंगे। इस करके मियाँ साहब पहले आते हैं 27वीं और 28वीं तरमीम। अब इसमें बहुत सी बातें हो रही हैं। पहली बात तो मियाँ साहब ये है कि हमारी माशाल्लाह बड़ी बाख्तियार पार्लिमान, बड़ी अजीम पार्टियाँ, और किसी ने इनको मुसवदा भी दिखाया है या नहीं दिखाया? और अगर जो बिलावल भुट्टो साहब ने ट्वीट की है तो ज़ाहिर है मुसवदा देखा होगा। अगर देखा है तो हमारे साथ वो शेयर भी कर लें, या मसूफ को भी 2-4 खबरें दे दी गई हैं और बता दिया गया कि जनाब हजूर आपकी जिम्मेदारी ये है। क्या कहानी है, हमें बताएं ज़रा, थोड़ा कन्फ्यूजन ख़त्म हो। और जो हुक्मरानी का मॉडल है उसमें कहा जा रहा है कि अब एक तरफ सेंटर मजबूत होगा तो दूसरी तरफ सदर मोहतरम जो है वो एक पहले हम ये देख चुके हैं ज़ियाउल हक साहब के बाद सदर मोहतरम के पास जो इख्तियारात थे, क्या उसी तरफ सिलसिला जा रहा है? और फिर क्या ये इख्तियारात अगर सदारती महल की तरफ जाते हैं तो सदारती महल में क़याम पजीर जनाब जरदारी साहब ही रहेंगे? मियाँ साहब बहुत से सवाल हैं, कुछ बताएं इस्लामाबाद में क्या हो रहा है? मियाँ साहब काजी साहब देखें, 27वीं आईनी तरमीम तो आ रही है और 28वीं भी आ रही है, क्योंकि 27वीं में जो कुछ रह जाएगा वो 28 में आएगा। और 102 टोटल जो शिकें हैं आइन की उसमें चेंजिंग आएंगी। और इसके बाद हो सकता है 29वीं, 30वीं, 31वीं, 32वीं, 33वीं जो है वो तरमीम आ जाए, क्योंकि जब तक जो है वो आइन में ये शिकें निकाली नहीं जाती या इनको जो है वो तरमीम नहीं इसकी की जाती, उस वक्त तक जो गवर्नेंस का मॉडल है वो मुतवाजन नहीं होता। तो उसको मुतवाजन करने के लिए ये सारी तरमीम आएंगी। अब जहां तक उसका ड्राफ्ट का मामला है तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ शेयर कर दिया गया है, किसी और के साथ अभी शेयर नहीं किया गया। और सबसे ज्यादा जो है बातचीत वो पीपल्स पार्टी से ही होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम की कस्टोडियन है, वो उसका क्रेडिट लेती है और हमेशा कहती है कि 18वीं तरमीम जो है उनका क्रेडिट है। और इस पर जो है वो बातचीत होगी। हफ्ते वाले दिन इशाइये पर बुला लिया है वज़ीर आज़म ने, उसमें जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर उनकी क़यादत जो है वहां पर होंगे। और 6 तारीख को उनके सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी है जिसमें फैसला कर लिया जाएगा। जो ज़राए कहते हैं वो ये है कि पीपल्स पार्टी कुछ लो की बुनियाद पर जो है वो इस पर राजी होगी, क्योंकि इसमें एक तो आपको काजी साहब याद है कि एक कश्मीर है उसमें हुकूमत भी लेनी है और दीगर अपनी हुकूमत जो है बस सिंध में वो वहाँ भी मसाइल हैं उसको भी बचाना है। तो ये कुछ दो और कुछ लो होगा। और इसमें लगता यही है कि जो NFC का आर्टिकल है वो आर्टिकल है 160, उसमें जो है वो पीपल्स पार्टी कुछ मानेगी, क्योंकि जो सूबों के इख्तियारात हैं उसमें जो उनको हिस्सा जाता है वो 58% जाता है और वफाक का 42% है। तो उसमें हो सकता है कि वफाक का और सूबों का 50-50 हिस्सा जो है वो कर दिया जाए। बाकी जो 18वीं तरमीम की कुछ शिकें हैं उस पर हुकूमत जो है वो पीछे थोड़ा सा हटेगी। और आर्टिकल 243, आर्टिकल 213 और आर्टिकल 200 और आर्टिकल 191 इस पर जो है वो इत्तेफाक हो जाएगा। एक सवाल मुझे बताएं मियाँ साहब, मुझे बताएं, आपने कहा कि जनाब अभी तक मुसवदा जो है
वो इससे पहले जो खबरें आई थी सोशल मीडिया पे, हम ज़्यादा वी आर नॉट ज़्यादा उस पर रिलाई नहीं करते, मगर कहा गया था कि एक खुफिया वहाँ पे एक वजारत कानून में कुछ लोग हैं जो बना रहे हैं और माहिरीन हैं बना रहे हैं, पता नहीं है वजारत कानून को कुछ पता नहीं है या नहीं है। इससे पहले हमने एक जो जूनियर मिनिस्टर हैं लॉ के गालिबन, वो उन्होंने कहा था जी तो आ ही नहीं रही, आया ही कुछ नहीं, और ये हमें पता, यानी उन्होंने एक TV प्रोग्राम में ये भी कह दिया था। वो हुजूर ये तरमीम जो आ रही है तो ये फिर ये आज हमारे एक मौजू में ये भी है, इसको हमने जोड़ा है उसके साथ भी, जो ट्रंप साहब का आज बयान आया है कि अगर आपने इसको वोट दिया तो फिर आपकी खैर नहीं है। तो ये बड़ा एक मुझे लगता है कि ये अगर तो जो 1973 में जो हमें जो कुछ इंश्योर किया था 73 के कॉन्स्टिट्यूशन, उसी में तब्दीलियां आ रही हैं मियां साहब, तो ये अब इनके इल्म में नहीं है। इतने बड़े, देखिए मैं अभी इसहाक डार साहब को देख रहा हूं, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, जनाब की इतला में है कि कोई तरमीम आ रही है या नहीं आ रही है, और अगर आ रही है तो क्या आ रही है, इनके इल्म में है, तो फिर ये क्या सिलसिला है मियां साहब? सीधा सीधा मैं तो कहता हूँ एक निज़ाम आए जो हमें पता हो कि भाई हमें तो पता हो कि हु इज रूलिंग अस। मियां साहब देखें, काजी साहब जो मुसवदा था वो बड़ा ही खुफिया था और वो चंद लोगों ने बनाया है। आजम नज़ीर तारड़ साहब जो हैं उनको पता है, वज़ीर आज़म को पता है, और कुछ जो बड़े लीडर्स हैं मुस्लिम लीग नून के उनको पता है। बिलावल भुट्टो जरदारी को बाद में शेयर किया गया था, उनको मालूम है, और किसी को मालूम नहीं है। काजी साहब ये जो नवंबर जा रहा है इसमें इसको हर सूरत जो है वो मंजूर कराना है, बल्कि 20 नवंबर से पहले दोनों ईवानों से इसको मंजूर कराना ज़रूरी है, और आईनी अदालत बननी है जो कि 30 नवंबर से पहले जो है वो बननी है, उसमें अहम तकर्री होनी है, और ये मामला जो है वो इसमें इसी महीने कंप्लीट होना है। और उसमें आर्टिकल 243 जो है उसको खास तौर पर देखा जा रहा है जो कि मुसल्लह अफवाज से मुतल्लिक है, और उसमें जो एक लीगल पॉइंट है वो ये है कि ये ज़रूरी बनाया जा रहा है, और इसमें ये ज़रूरी बनाया जाएगा और लाजमी करार दिया जाएगा कि जो आर्मी चीफ होंगे उसको पहले वज़ीर आज़म जो है वो कभी भी सैक कर सकता था, लेकिन अब ये ऐसा नहीं होगा, और उसी तरह पेचीदा मामला जो है वो इसमें बनेगा जिस तरह सदर ममलकत को हटाने का होता है। अगर सदर ममलकत को हटाने का मामला जो है वो जब आए तो उस पर इम्पीचमेंट होती है, या बहुत सा उसके जो है वो कानून पेचीदा है, इसी तरह उसको बनाया जाएगा ताकि पसंद नापसंद की बुनियाद पर जो है इसका अमल दरामद ना किया जाए। और इसमें कई सब तमाम पार्टियां जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं। पीपल्स पार्टी मानेगी, इसमें जो है बाप पार्टी मानेगी, MQM मानेगी, उनकी एक MQM की शर्त मानी जाएगी जिसमें उन्होंने शहरी बुनियादों पर अपने तहफ़्ज़ात का इजहार किया था, उसका माना जाएगा। बाप पार्टी का जो है वो बलूचिस्तान में जो सीटें बढ़ाने के हवाले से था वो माना जाएगा। ये तमाम पार्टियां जो है इत्तेफाक कर चुकी हैं, पीपल्स पार्टी के तहफ़्ज़ात जो है वो दूर किए जाएंगे और ये मुकम्मल हो जाएगा। मैं एक और बात करूं ना, इसका मतलब यह है कि पार्लिमान पहले 26वीं आई, अब 27वीं आ रही, 28वीं, तो पार्लिमान इटसेल्फ जो है वो जो इख्तियारात 1973 में इसको मिले थे, तो जाहिर है उसका इख्तियार है, बड़ा बड़ा सावरन माशाल्लाह हमारा पार्लिमान का इदारा है, तो ये खुद ही जो अब दे रहा है, सरेंडर कर रहा है एक हवाले से अपनी पावर्स को। खैर जो PM साहब का जो इख्तियार था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से, आई डोंट थिंक कि वो कभी एक आध बारी हमने इस्तेमाल करने की किसी PM साहब ने गलती की थी, तो वो तो खैर अमली तौर पर तो मौजूद नहीं था, पर जो चीज़ अमली तौर पर मौजूद नहीं है उसे हटा ही देना चाहिए। तो मियाँ साहब, तो ये भी सेंस है इस पाकिस्तान की सिविलियन रूलिंग इशराफिया में कि बाय बिल्डोजिंग ऑल दीज जितनी भी हो रही हैं ये जो है, इसमें तो ये हमारी जो सिविलियन एलीट पहले ही बेअसर है, तो फिर इनके पास क्या रह जाएगा? फिर तुम सदर मोहतरम की तरफ देखेंगे। बहरहाल जो इन्होंने हमारे साथ सलूक आवाम के साथ किया है, मुमकिन है सदर साहब को अच्छे आ जाए तो आवाम के हक में कोई बेहतर हो जाए क्योंकि हम जो तीसरा चौथा दौर माशाल्लाह ऊपर नीचे जमहूरियत का देख रहे हैं वो आपके सामने ही है। तो ये सिलसिला कोई सेंस मौजूद है या बिल्कुल एक रबर स्टैम्प की तरह ही ये काम करने को तैयार है जो हमारी सिविलियन एलीट है? मियाँ साहब काजी साहब देखें, चीन में एक सदर ममलकत है और वो सारे इख्तियारात उसके पास हैं, वहाँ वज़ीर आज़म है। आप दीगर ममालिक को देख लें, वहाँ पर वज़ीर आज़म होते हैं, लेकिन जो इख्तियारात हैं वो सदर के पास होते हैं और बेहतरीन हुकूमतें चल रही हैं। चीन जो है वो सुपर ताकत बन चुकी है। जहाँ तक आपने बात की आर्मी चीफ की सैक करने की, तो इमरान खान साहब ने भी ये कोशिश की थी, उनसे वो काम हो नहीं पाया था। वो कैसे नहीं हो पाया था, क्या हुआ था, उस पर हम इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। और उस रात को अदालतें भी खुली थी काजी साहब, और उसमें जो है वो अदालतें खुलकर बाकायदा तौर पर वहाँ पर एक ऑर्डर्स भी आ गए थे। तो ये मामला होता रहा है। अब आइन को
जो है वो आइन मुकद्दस किताब है, लेकिन आइन में जो सुकम है उनको दुरुस्त करना है, जो गवर्नेंस का इशू है वो उसको ठीक करना है। पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, यहां पर सरमायाकारी होनी है, इख्तियारात का बहुत ज्यादा नाजायज इस्तेमाल होता है काजी साहब, उसको जो है बेहतर करना है। तो अगर सदर के ओहदे के पास ज्यादा इख्तियारात होंगे तो वो फैसला लेने में जो है वो बेहतरी और जल्दी करेंगे, जिसमें थोड़ा सा एक और बात बताएगा। और उस हवाले से अब सदर ममलकत जो है उनके इख्तियारात जो है वो इसमें कोई शक नहीं, ये 27वीं हो, 28वीं हो, 29वीं हो, उसमें इख्तियारात ज्यादा होंगे। नहीं ये तो ठीक है, लेकिन अभी तो एक तरीकाकार कानून में है ना, हम सदर ममलकत को जाहिर है तमाम ऐवान जो हैं वो मिल के इलेक्ट करते हैं, तो क्या सदर ममलकत के आपके इलेक्शन का कोई तरीक़ाकार भी तब्दील हो जाएगा, या सारी चारों सूबाई असम्बलियाँ और 2 बड़े ऐवान जो हैं वही मुंतखब करेंगे सदर मोहतरम को? ये जो 102 आपने कहा है, बहुत सारी एक प्रोग्राम में आता करना भी बड़ा मुश्किल है, तो क्या ये कैसे ये सदर साहब कैसे तैनात होंगे या ओहदे पर पहुँचेंगे? देखें काजी साहब, ये जो पावर का स्ट्रक्चर है ये पूरे का पूरा चेंज होने वाला है, और इसमें ये चेंज होना है, क्योंकि पावर स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होगा तो बात बनेगी, और वो होने वाला है, वो होना है। 1 तरमीम आए, 2 आए, 3 आए, उसमें जो है एक मरकज में जो है वो जो पावर्स वो जाएंगी ताकि वहां से फैसले हो सकें। अभी जो मादनियात का मामला था तो बलूचिस्तान की तरफ से या KPK की जानिब से जो बातें आ रही थी और जो सिंध की जानिब से आ रही थी उसमें बात की बातें हो रही थी, तो ये मामला अगर वफाक के पास होता तो फौरी तौर पर इसका फैसला हो चुका होता, लेकिन इसका फैसला जो है वो इस तरह नहीं होता। यही वजह है कि तरमीम लाकर इसका किबला दुरुस्त किया जाएगा और जो इख्तियारात हैं उसमें तवाज़ुन कायम कर दिया जाएगा, बल्कि इख्तियारात जो है वो बेहतर अंदाज में जो है वो चलेंगे और एक ओहदे के पास होंगे और उसी को जो है इख्तियारात तवीज़ कर दिए जाएंगे। मियां साहब, हम तो रो के पीट के मर गए, बेहतरी की तो बड़ी चीजें चाहिए। कौन सा एक मुआहदा था जो इंसानी मुआहदा किया है हमारे ये हार्ट स्टेट की तरफ जा रही है, रियासत हार्ट स्टेट की तरफ जा रही है। मेरा सवाल ये है कि क्या एक और ये भी था ना कि जो हमारे आइन में ये था कि जी एक सरकारी मुलाजिम अगर पब्लिक ऑफिस के लिए कॉन्टेस्ट करते हैं या तो उसके लिए कोई मुद्दत थी कि भाई इतने अरसे बाद, तो इस हवाले से भी तरमीमें ऊपर नीचे हो रही है या नहीं हो रही? बिकॉज एक बड़ी प्रॉब्लम ये साहब ये है कि भाई खुल के हमें बताएं, अवाम डिस्कस करे, सोशल क्या सिविल सोसाइटी जो हमारी है, सिविल सोसाइटी माफ़ी चाहता हूँ, वहाँ पे हम इसको डिस्कस करें, हमें पता चले ये हो रहा है। अभी तो एक राज ही है ना, 4 ट्वीट में कुछ 5-6 पॉइंट्स बिलावल भुट्टो साहब ने लिख के दिए हैं, और अभी ये माशाल्लाह जो इतने हमारे अजीम लॉ मेकर एंड स्टेट्समैन जो हैं हमारे, जिनको आप दिखा रहे हैं ये TV पे, जनाब बिलावल भुट्टो साहब हैं, वो माशाल्लाह दुनिया के इंतहाई सबसे बाख्तियार वज़ीर आज़म भी हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं, जनाब शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह। तो ये हमें कोई हमें भी एतमाद में ले ले, क्योंकि ये जाहिर है आइन, ये स्ट्रक्चर जो चेंज होगा अल्टीमेटली ये अवाम की जो ज़िंदगी है उसमें क्या बदलाव आता है, और हम चाहते हैं बेहतरी हो और अल्लाह करे बेहतरी हो, जो सब तब्दीली आ रही है, मगर ये राज खोलेगा कौन? और ये जो मैंने आपसे सवाल किया है, क्या ये इसमें भी तब्दीली आएगी? द पर्सन इन दी यानी सरकारी जो है उनकी पब्लिक ऑफिस में जो है वो एक जो टाइम था 1.5-2 साल का, उसमें भी कोई ऊपर नीचे होने का हो रहा है या नहीं हो रहा है? काजी साहब देखें जो पार्लिमानी निज़ाम है उसने क्या दिया है। जो अभी आप फलाह बहबूद की बात कर रहे हैं, क्या फलाह बहबूद हुई है अवाम की? इतने साल हो गए हम पार्लिमानी निज़ाम को जो है वो देखते हुए, उसमें रहते हुए, उसने क्या दिया है? तो फिर सदारती निज़ाम आ जाए तो उसमें क्या हर्ज है? और इस हवाले इस तरफ जो है मामला जा रहे हैं तो इसमें क्या हर्ज है? और आइन के मुताबिक जो है उसको मोल्ड किया जा रहा है, वहां तक ले जाया जा रहा है, तो इसमें क्या हर्ज है? ये होना चाहिए, अगर ये हो रहा है तो इसको होना चाहिए। 27वीं आइनी तरमीम जो है काजी साहब 7 नवंबर को पेश होने जा रही है सेनेट में, और 7 नवंबर के बाद 2 दिन इस पर बहस होगी, और अगली सोमवार को यानी 10 नवंबर को इसको मंजूर कराने के लिए सेनेट से जो है वो हदफ मुकर्रर किया गया है। इसमें वहां पर जो है वो हुकूमत के पास मुकम्मल हमायत हासिल है, 65 जो अरकान है वो हुकूमत को वोट देंगे, 64 चाहिए, और कौमी असम्बली में 224 चाहिए, हुकूमत के पास 235 है। तो ये होना, मियां साहब ये तो ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ये तो होके ही रहेगा। मेरी सिर्फ फर्ज इतनी थी, और बिल्कुल मैं आपसे अर्ज करता हूं, ना चलाओं ने डिलीवर किया, ना पार्लिमानी निज़ामों ने डिलीवर किया तो अपने तबके के लिए किया, यह बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात है। तो मैं ये सोच रहा था कि इतने हमारे अजीम नुमाइंदे हैं,
कोई इनको भी इतला मिल जाएगी कि ये जो चीज़ पास कर रहे हैं कम से कम वो है क्या? चल सनू ना दसो, इनको तो बता दे, क्योंकि अभी तक कुछ चीज़ सामने नहीं। बहरहाल जो हो बेहतरी के लिए हो, ये भी निज़ाम हम चेक करके देख लेंगे और दुआ करेंगे ये अवाम के हक़ में अच्छा हो। आज तक तो नहीं हुआ। बहरहाल ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बहुत सी खबरें हैं। तरबेला डैम में कितने ये क्या इशू है, 18वीं तरमीम के रोल बैक करने की तो हमने बात कर ली, इब्राहिम अकॉर्ड की बात करेंगे और एक ख़ास बात भी करेंगे, क्या लिबरल डेमोक्रेसीज अंडर प्रेशर पूरी दुनिया में, ये इसका जो तूती बोलता था ये कब अब फारूक हो रही है। चाइना का मॉडल या सदारती मॉडल की जब बात कर रहे हैं तो ये भी देखेंगे। जो वेस्टर्न लिबरल हमें यहाँ बताया करते थे कि जमहूरियत होती है, ये बार इलेक्शन के बाद सुनहरी जमहूरियत निकलती है, तो इसके तो मकबरे बनाने का सिलसिला दुनिया भर में चल पड़ा है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मियाँ साहब आप हमने एक खबर आपकी मैं देख रहा था, तरबेला डैम में $637 बिलियन की रिपोर्ट क्या है, इसकी अथेंटिसिटी क्या है? मगर मैं ज़्यादा जो मेरा सेकंड पार्ट होगा इसमें डिस्कशन का, क्योंकि हमने मियाँ साहब यही देखा है कि अगर हम देखें तो यहाँ पे कोयले के जो बहुत बड़ी हमारी माइंस हैं माशाल्लाह, वो तो हम गरीबों को तो जो वहाँ से कोयला निकालते हैं अगर बहुत ज़्यादा खुश नसीब हों तो टीबी शीबी पे बच जाते हैं, वरना अगर दब ना जाएं। तो ये जो दौलत के मकबरे हैं, ये पहली बात तो ये कि रिपोर्ट कहाँ से आई है, और ये दौलत के मकबरे अगर खुल जाते हैं तो इनकी कब्र कुशाई हो जाती है, तो ये अब ठेकेदारों को मिलेंगे या कोई गरीब आदमी का भी बंदोबस्त होगा? मियाँ साहब वैसे आज तक तो हुआ नहीं और आइंदा होता नज़र भी मुझे तो नहीं आता। मुमकिन है मैं गलत हूँ और अल्लाह करे मैं गलत हूँ। मियाँ साहब रिपोर्ट क्या है? काज साहब ये दौलत के मकबरे नहीं है, ये बिल्कुल प्रूफ है और ये साबित शुदा जो है वो ज़खायर हैं, लेकिन इसको निकालना, इसको यूटिलाइज करना ये हुकूमत का काम है, और हुकूमत अगर करे तो पाकिस्तान जो है वो कई ट्रिलियन की इकॉनमी बन सकता है। ये जो स्टोरी है तरबेला डैम में जो के अंदर जो सोने की, वैसे तो तिब्बत से लेकर कोटरी तक जो है वो दरिया सिंध पे सोना ही सोना है, लेकिन जो तरबेला डैम के अंदर जो सोने की स्टोरी है वो एक कराची से आई थी, और इसमें एयर कराची के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये स्टोरी जो है वो इसका आगाज़ किया, लेकिन उन्होंने मुकम्मल स्टोरी नहीं बताई। मैंने मुकम्मल स्टोरी जो है वो डिग आउट की है और मुकम्मल स्टोरी आपके सामने रखता हूँ कि $636 अरब का जो सोना तरबेला डैम के अंदर है वो कहाँ है, कैसे है, क्यों आया, कैसे आया और कहाँ पर है, क्या हम निकाल सकते हैं, ये तमाम तर मैंने जो है तफसील जो है वो सामने आपके रखूंगा। सर अगर देखा जाए तो इस हिसाब से तो तरबेला डैम में 49,449 टन सोना इस वक्त मौजूद है, जो रिफाइंड सोना है, जिसको निकालकर आपको प्रोसेस इतना करने की जरूरत नहीं है, उसको इस्तेमाल करने की जरूरत है। इसमें तरबेला डैम में कितनी सिल्ट है, वापडा से मैंने मालूम किया, उनके जराये से मैंने मालूम किया, उन्होंने बताया कि 40 लाख एकड़ फिट जो है वो सिल्ट तरबेला डैम में भर चुकी है, क्योंकि तरबेला डैम जब बना था 1976 में, उस वक्त इसकी जो कैपेसिटी थी वो 96 लाख एकड़ फिट थी। अब इसकी कैपेसिटी 57 लाख एकड़ फिट है। 33 लाख एकड़ फिट पानी नाकाबिल इस्तेमाल हो चुका है, यानी उसमें सिल्ट बढ़ चुकी है। उसमें सिल्ट जो है उसमें बजरी है, रेत है, सोना है, मिट्टी है और दरख्त है। इसमें सोने की मिकदार जो है वो तिब्बत से लेकर थाकोट तक जो है वो सबसे ज्यादा है, थाकोट से लेकर जो तरबेला तक मिट्टी की मिकदार ज्यादा है। इसलिए जो सोना आप इसका अंदाजा लगाया जाए तो मैंने ये भी मालूम किया तो पता चला कि 2016 में भी इसकी स्टडी हुई थी, उसमें भी ये कहा गया था कि वहां पर सोना है और मौजूद है। गैर मुल्की कंपनी ने ये स्टडी की थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर आप हमें तरबेला डैम दे दें तो हम इसमें से इसको डीसिल्ट कर देते हैं, जो कुछ इसमें से निकलेगा वो हमारा, वो हमने उसको नहीं माना था। मियां साहब सवाल ये है कि हमारे पास जो प्रूवन एक्सपेंसिव अर्थ भी है उसकी टेक्नोलॉजी अगर आज हम लेके आए तो 10-15 साल लगेंगे। वो टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास भी नहीं है अभी, क्योंकि मैंने कल एक स्टोरी देख रहा था कि जब वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगानी शुरू की उन्होंने टेक्नोलॉजी की एक्सपेंसिव अर्थ निकालने के लिए, तो चाइना ने क्या किया कि चाइना ने एक्सपेंसिव अर्थ वो जो महंगी मादनियात थी उसकी कीमत नीचे कर दी, वो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई खैर से वहाँ पे। उस वक्त अमेरिका को समझ नहीं आई, क्योंकि वो तो मार्केट इकानमी पे चलता है। यहाँ पे मार्केट इकानमी को जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने घोड़ों के नीचे दिया हुआ है, पंजाबी में अगर आप मुझे इजाज़त दें। सवाल ये है कि डू वी हैव दी टेक्नोलॉजी, क्योंकि आज तक जो हुआ है हमारे साथ क्या हुआ, जो रिकॉर्डिंग का मामला था वो उसकी डील तो चलो उन्होंने गलत ख़त्म की, ठीक ख़त्म की उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस थे, मगर सवाल ये है कि हमने इस एक रिकॉर्डिंग से
जिसके बारे में कहा जाता था कि 1 ट्रिलियन का है, कोई 1.5 ट्रिलियन का है, कोई 800 बिलियन का कहता था, उससे तो अगर आप तक हम निकाल लेते पिछले 10-15 सालों में, तो जो आप बात करें आपके मुंह में घी शक्कर के हमारा कर्जा भी उतर जाता और खेल खत्म भी हो जाता। डू वी हैव द टेक्नोलॉजी? एंड इवन इफ वी हैव द टेक्नोलॉजी, तो इसका भी हम टेंडर फ्लोट करेंगे, जैसे PIE आज बेची है, MCB हमने बेचा है, या MCB हमने बेचा जिसके बारे में रिपोर्ट हुआ बड़े अखबारों में कि जितने पैसों का बेचा था उससे ज्यादा का फर्नीचर अंदर पड़ा हुआ था। तो आई होप दैट विल नॉट बी रिपीट ऑफ दैट। तो पहली बात, डू वी हैव द टेक्नोलॉजी? क्या रियासत खुद करेगी या टेंडर फ्लोट करके ठेके होंगे और ठेकेदार मौज करेंगे? हम वही महंगा पेट्रोल, महंगी बिजली, महंगी जिंदगी, वो या क्या 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 सिलसिला होगा मियां साहब? देखें काजी साहब, देखें जो टेक्नोलॉजी है वो है, अमेरिका के पास शेल गैस, शेल ऑयल की टेक्नोलॉजी मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर 450 अरब क्यूबिक फीट गैस के जो शेल गैस के ज़खायर मौजूद हैं, वो अमेरिका में निकल रही है, यहाँ भी निकल सकती है। पाकिस्तान के अंदर निकल, कोबाल्ट और तांबा और लिथियम जो है उसकी टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास मौजूद है। वो यहाँ पर आकर जो है जो मिनरल्स हैं वो निकालना चाहते हैं, वो हो सकता है। चाइना के पास भी मौजूद है, वो हो सकता है। पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर रिफाइंड जो है वो यहाँ से प्रोडक्ट वहाँ बाहर ले जाने की बाकियों को इजाज़त होगी, और पाकिस्तान ये इंश्योर कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर वो प्लांट लगेंगे। काजी साहब, पाकिस्तान के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि जो पेट्रोलियम मसनूआत पर जो है वो इसमें समंदर के अंदर जो वहाँ पर जो है इकानमी वो जो सरमायाकारी होने जा रही है वो 300 अरब डॉलर की है। वहाँ पर जो ब्लू इकानमी का आज वजीर खजाना ने जो बात की है वो 100 अरब डॉलर की है, उसका हम 100 अरब डॉलर जो है कमा सकते हैं। 450 अरब डॉलर हम गैर कानूनी सिगरेट की रोकथाम करके कमा सकते हैं, वो हमें जो है वो हो सकती है। 1200 अरब डॉलर का हम अगर अपना टैक्स जो है वो बेहतर कर लें तो वो हमें उसमें टैक्स में शामिल हो सकता है। 30,000 अरब रुपए का टैक्स पाकिस्तान में इकट्ठा हो सकता है। काजी साहब, इसके अलावा देखा जाए तो 3600 अरब रुपए की जो कैपेसिटी पेमेंट दी जाती थी वो पावर सेक्टर जो की जो वो टास्क फोर्स थी उसकी कोशिशों से वो बचा है। तो ये सारे का सारा हुकूमत अगर बेहतर अंदाज से चले तो ये सारा इकोनॉमी में ऐड हो सकते हैं। और पाकिस्तान आज मैं कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ 1 महीने 2 महीने में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकती है। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ मियां साहब, बिल्कुल मैं आपसे किसी बात, मैं कहता हूँ अगर इन सोने के मकबरा हाय जात को हम ना भी खोलें, हम सिर्फ इनकी इशराफिया की मरात ख़त्म कर दें, ये 22-25 या 18 बिलियन डॉलर की ये करती है जो रिपोर्ट है UNDP की, ये ही हम वापस ले लें तो मेरे ख्याल में हम तकलीफ़ भी नहीं देनी पड़ेगी इन सोने के ज़खायर को, आराम से अंदर बैठे रहें वो, और हम 18 से 22 बिलियन डॉलर अगर आवाम की वेलफेयर पे खर्च करना शुरू कर दें, एजुकेशन पे खर्च, जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि 1300 अरब रुपए में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हो सकती है, यानी 1300 अरब रुपया अगर हम आवाम की सेहत पे खर्च करें, आप मेरे समेत 250 मिलियन लोगों को एक एस्प्रो की गोली भी खरीदनी नहीं पड़ेगी, एक एस्प्रिन नहीं खरीदनी पड़ेगी और हो जाएगा। मगर हमने क्या किया कि हमने 12.23 ट्रिलियन 1.23 ट्रिलियन रुपीस बैंकों से, कमर्शियल बैंकों से, बड़े यानी मुझे बता दीजिएगा कि उसका इंटरेस्ट क्या था, वो लेके हमने उन लोगों की झोली में डाल दिए जो हमारे घरों में अंधेरे और एक लंबा सा बिजली का बिल भेजते हैं। दिस हैज बीन आवर पास्ट एंड वेरी सैड हिस्ट्री। सर, इसीलिए आइन में तरमीम हो रही है काजी साहब, जो आइन में तरमीम हो रही है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि तरमीम होगी, वो सूबों के पास जो आप बात कर रहे हैं, अवाम की सेहत की बात कर रहे हैं, सूबे तो नहीं कर रहे, जो तालीम की बात कर रहे हैं सूबे तो नहीं कर रहे। अब ये सारे इख्तियारात जो हैं जब वफाक के पास आएंगे तो वफाक करेगा। मेरा एक सवाल है, मुझे खबर दें, आपकी खबर थी मेरे पास, ये कितनी टैक्स चोरी बताई जा रही है जो हमारी इशराफिया मुबैना तौर पर करती है अकॉर्डिंग टू दी FPR? काजी साहब, 1200 अरब रुपए की टैक्स चोरी है जो हमारी इशराफिया करती है। 555 अरब रुपए तनख्वाहदार तबका देता है। आप अंदाजा करें कि 1200 अरब रुपए की टैक्स चोरी होती है। 14,000 अरब रुपए का हमारा हदफ है जिसमें 1200 अरब रुपए का टैक्स चोरी हो जाता है। अगर यह इसमें शामिल कर लिया जाए तो कहां तक मामला जाता है काजी साहब? अब इसकी टैक्स चोरी कौन रोकेगा? वो कौन रोकेगा? वहां पर जो है वो जो कस्टम है
मियां साहब जो दीगर महकमे हैं वो कैसे अभी 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 मुझे बताया जा रहा है कि $21 बिलियन गालबन आपने मरात या टैक्स में छूट हमने दे रखी है, यानी एंड द टॉप ऑफ इट हमें ये बताया जाता है कि 1200 अरब रुपया जो है वो जो है ये टैक्स खा जाते हैं। नंबर 2। नंबर 3, एक साल 6 महीने पहले या 2 साल पहले मैंने वर्ल्ड बैंक की खबर दी थी, डान में छपी थी, कि उन्होंने कहा था कि 8 से 9 सालों में IPPs ने हमें $45 अरब का चूना लगाया है। साहब देखें, IMF से हम कितना कर्जा लेना है? हमने $7 अरब का कर्जा लेना है 36 महीनों में। हम $21 अरब का जो छूट है अगर उसको मैनेज कर लें तो क्या हम IMF का कर्जा भी वापस करें और उसको भी कर्जा दें? क्या हम ऑफर नहीं कर सकते IMF को? क्या आपको कर्जा देते हैं? तो ये कर रहा हूं ना, ये हो सकता है। आप हमें ये लोग कहते हैं हम गरीब मुल्क हैं, देखें हम पैसे मांगने नहीं आए, हमें माफ फरमा दें, हम जो है बहुत आला जो है एक सूट 35 लाख का 15 लाख का पहन के आपसे खैरात मांग रहे हैं। तो ये सिलसिला है मियां साहब, तो ये तो अब तक जारी है। उम्मीद है कि ये सिलसिला शायद ख़त्म हो पाए, मगर हमने आपको एक तस्वीर बताई कि किसी सोना निकाल लेना चाहिए हमें, मगर सोना निकालने से पहले जो खून बरसता है इस मुल्क में वो लेके कौन रफू चक्कर हो जाता है। ये उसकी कहानी थी। छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, फिर देखेंगे सऊदी अरब क्या इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल होने जा रहा है, और उसके बाद पाकिस्तान के बारे में क्यों कहा जा रहा है कि होने चाहिए, और हम और भी बम बनाएंगे जब तक आप लोग, और ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी पैराडाइम है दुनिया का, तो बम ही ज़मानत है हमारी ज़िंदगी की, क्यों ना बनाए, आप भी बना लें। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड जनाब एजाज़ महमूद मलिक साहब। थैंक यू वेरी मच मलिक साहब, आपने हमें वक्त दिया। मलिक साहब, ये एक बयान आया है अमेरिका ट्रंप की तरफ से कि ये जो इब्राहिम अकॉर्ड है सऊदी अरब ने इसमें शमूलियत का जो है उनके मुताबिक इंदिया दिया है। मेरा सवाल ये है कि जो एग्रेशन है इट कंटिन्यूज़ नेतान्याहू की तरफ से, अब वो कह रहे हैं मैं लेबनान पर भी जो है दोबारा से हमले करूँगा, एंड वी ऑल नो प्रिटी वेल कि वो उसकी जो सियासी ज़िंदगी है वो ब्लड शेड और खून में है। तो डू यू सी ये बेल मढ़े चढ़ेगी, और अगर वो हमले करता रहता है और किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ मिडल ईस्ट के किसी मुल्क ने किया तो वहाँ के अवाम, पहले ही हम देख रहे हैं बड़ी वॉलेटिलिटी है दुनिया में, जेन जी निकल पड़ी है किसी मुसाफत में। हाउ डू यू लुक एट इट एंड डू यू सी दिस कॉन्फ्लिक्ट एंडिंग इन सम वे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो आपने स्टेटमेंट की, ये प्रेसिडेंट ट्रंप की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज थोड़ी तब्दील हो रही हैं। प्रिंस जो क्राउन प्रिंस MBS हैं, वो अभी रिसेंट अगर आप उनके बयान सुने तो वो इससे थोड़ा मुख्तलिफ मैसेज कन्वे करते हैं, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि जब तक मुकम्मल जो है वहाँ पे जो 2 स्टेट सोल्यूशन जो है वो इंश्योर नहीं हो जाता, सऊदी अरब का कोई ऐसा सवाल ही नहीं है कि वो अब्राहम अकॉर्ड या किसी और चीज़ के बारे में सोचें। तो मेरा नहीं ख्याल, जिस तरीके से अभी हालात चल रहे हैं, मुस्तकबिल करीब में जो है ना तो ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होगा, इसकी शेप बदल जाएगी, इसकी जो है मैनिफेस्टेशन बदल जाएगी ऑन ग्राउंड, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट एक टोटल पीसफुल जो है को एग्जिस्टेंस दोनों फरीकों के दरमियान, यानी फ़लस्तीनी मुसलमान और जो है जूइश कम्युनिटी या गजा कह लें या फ़लस्तीन अथॉरिटी कह लें, जो भी आप वेस्ट बैंक, जो भी इस पूरे इलाके को नाम दें, बहरहाल ये फ़लस्तीनियों का ही मुल्क है जिसमें इजराइल एक नाजायज़ रियासत के तौर पे ना सिर्फ ये कि एग्जिस्ट करता है बल्कि वो फ्लोरिश भी कर रहा है। और लॉन्ग टर्म में भी ये मसला हल नहीं होना, क्योंकि जो ग्रेटर इजराइल का जो मैप है और जो उनका एक स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन है ज़ायनिस्ट का, मैं इसको जूइश नहीं कहूँगा, क्योंकि उनके अंदर जो इंतहा पसंद ज़ायनिस्ट हैं वो जो है वो अपने एजेंडा पर काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। और मुसलमानों की, बिलखुसूस फ़लस्तीनियों की बदकिस्मती ये है कि वहाँ पर उनके पास रिसोर्सेज का जो है इम्बैलेंस है।
तमाम तर रिसोर्सेज, वो टेक्नोलॉजी। एयर मार्शल साहब बिल्कुल ठीक है, जब तक जो है वो 2 स्टेट हल नहीं निकलता उस वक्त तक तो कोई भी इसराइल को ना तो तस्लीम करेगा, ना तो हम तो तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ना सऊदी अरब करेगा। सर इंडियन मीडिया की तरफ मैं आता हूं। इंडियन मीडिया या इंडिया खुद क्लेम करता है कि उनके पास बैनुल बरे आज़मी मिसाइल मौजूद हैं, उन्होंने तजर्बे भी किए हैं, खरीद भी रहे हैं, और पाकिस्तान पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान ने भी हाइपरसोनिक मिसाइल का जो है वो तजर्बा किया है जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है। इस तरह इसमें कितनी हकीकत है? क्या ये इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम ही है? क्योंकि बाकी मुल्क जो हैं वो तो तजर्बे कर रहे हैं, को पाकिस्तान को जो है वो भी अपना हक है कि अपने दिफा के लिए जो है वो मिसाइल बनाए। और इस हवाले से जब ISPR से कल सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि हमें भी अपने दिफा का हक है। इसमें हकीकत क्या है सर? देखें, बड़ी सीधी सी बात है, पाकिस्तान एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट है, पाकिस्तान एक डिक्लेयर्ड मिसाइल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। हम हर जो है रेंज का कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉर हेड केपेबल मिसाइल सिस्टम हम बना के उसका तजर्बा करते हैं, और तजर्बा करना हमारा हक है। उसका एक प्रॉपर एक मुसलमान तरीकाकार है, उसका प्रॉपर नोटाइम इशू होता है। आप सब लोगों को जो एयर स्पेस यूजर होते हैं उनको आप बताते हैं, तमाम तर सेफ्टी कंप्राइसेस होती हैं। बाय द वे, पाकिस्तान का बेहतरीन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, पाकिस्तान का बेहतरीन फुल प्रूफ 98 में हमने डिक्लेयर किया, मई 28 1998, और उससे लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह भारत का प्रोपेगेंडा अपनी जगह पे जो है, वेस्ट के कंसर्न अपनी जगह पे, लेकिन आज तक हमारे यहाँ किसी जगह से कोई सेफ्टी, कोई सिक्योरिटी वायलेशन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के या मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से नहीं हुई। हम लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपना प्रोग्राम बड़े खुश उसलूबी से इसको लेके चल रहे हैं, और ये आपके लिए, आपके नाजरीन के लिए ये चीज़ बड़ी कंफर्टिंग होनी चाहिए। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है, और मैं उन तमाम साइंसदानों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने हमें इस कैपेबिलिटी तक पहुँचाया, और अल्लाह के फजल करम से हम आज, हमारे पास भारत से कहीं बेहतर मिसाइल सिस्टम है, हमारे पास उनसे कहीं ज़्यादा रिलायबल एक्यूरेट मिसाइल सिस्टम है, और उसका मुजाहरा हमने, उसके एक बहुत छोटे से हिस्से का मुजाहरा हमने हालिया पाक भारत जंग में किया भी है। बाकी जहां तक हाइपरसोनिक मिसाइल और ये, इसके ऊपर मेरे ख्याल में हमें सिर्फ ओपन सोर्स जो इंफॉर्मेशन मीडिया में अवेलेबल है उसके मुताबिक पाकिस्तान के पास जो सबसे बड़ी रेंज का मिसाइल है वो शाहीन 3 है, 2750 किलोमीटर उसकी रेंज है, वो हमारा लॉन्ग रेंज वेपन है। इससे ज़्यादा रेंज कोई डिक्लेयर्ड नहीं है, उससे कम आप कर लें अबाबील तकरीबन वो भी 2000 के करीब है, और शाहीन 2 जो है वो 2500 किलोमीटर के करीब है। तो ये हमारा ऑफिशियल स्टांस है। यही सवाल पिछले दिनों एक प्रोग्राम में हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब से किसी ने किया, तो उन्होंने उसका बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा जी इस किस्म के सवाल जो है ना, आप जो है ना इसके जवाब आप मुबहम ही रहने दें, ये इस तरह की बातें मीडिया में नहीं करनी चाहिए। लेकिन जनरल साहब, एक जो हम देखते हैं, जो सिक्योरिटी एक पैराडाइम दुनिया में बन गया है, वीकनेस तो कोई हम दिखा नहीं सकता। हम देख रहे हैं कि ये अगर आप नहीं अपना आप दिफा कर सकते तो वी हैव सीन, अब पैलेस्टाइन की बात हो रही है, मगर साथ साथ ये बताइए कि जो आलमी फ़ौजें, अभी आपने इस पर बात भी की और आप ज़्यादा इसमें आप मुझे पॉजिटिव नहीं लगे बिकॉज उनकी जो रवैया है नेतान्याहू साहब का, तो जो एक उन्होंने ट्रंप साहब ने कहा है जी कि यूनाइटेड नेशन को कि जी आलमी फ़ौज भेजें, तो ये भी आपको लगता है कि एक मशकूक सा ही अमल है, इसकी मटीरियलाइज होने की कोई आपको नहीं नज़र आ रहा? देखिए जी, ये एग्री तो हुआ है कि वहाँ पे प्रीडोमिनेंटली मुसलमान मुल्कों की एक आलमी फौज जानी चाहिए, लेकिन इस तरह की फौज भेजने का देखिए कोई प्रेसिडेंस नहीं है। नॉर्मली आज तक हमने जितनी गैर मुल्कों में इस तरह की ड्यूटी सरंजाम दी हैं, और पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स का एक बड़ा रेगुलर कंट्रीब्यूटर है, और हमारा बड़ा एक बावकार और बड़ा इफेक्टिव हमारी हिस्ट्री है जिसको सारी दुनिया एक्नॉलेज करती है। लेकिन वो तमाम तर जो है चीज़ें हुई हैं अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक, उनके जो है करारदादों की रोशनी में, और वो अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ ब्लू बैरेट्स, जो
उनका है ब्रांड है, आप कह लीजिए अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फोर्सेस का। तो ये पहली दफा हो रहा है कि एक ट्राइलेटरल अरेंजमेंट मुआहदे में एक फैसला हुआ है कंबाइंड फोर्सेस भेजने का। तो इसके लिए अभी तक कोई कंफर्मेशंस नहीं है, लेकिन अगर ये जाती है तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ इसके ऊपर बड़ा अच्छा है। उसके ऊपर अभी कल ही हमारे डीजी ISPR ने कहा कि जी ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट फैसला करेगी, उसमें ये चीज़ डेलिब्रेट होगी कि अगर हमने लेकिन सर फोर्सेस तो तब जाएंगी ना जब वहां से इजरायली फोर्स जो है वहां से इनखला कर जाएगी। क्या वो इनखला करेगी? क्योंकि उनको बार बार कहा जा रहा है कि वहां से इनखला करें, वो इनखला करने की बजाय वहां पर हमले कर रहे हैं, तो वो उनके तो नीयत ठीक नहीं है। तो इससे क्या लगता है कि क्या वो इनखला कर जाएंगे और फलस्तीन को आजाद रियासत मान लेंगे? देखिए वहां फोर्सेस भेजने का मकसद खुदा ना खास्ता ये नहीं है, और पाकिस्तान किसी ऐसी अरेंजमेंट का कभी हिस्सा नहीं बनेगा कि जिसका मकसद हमास को जो है ना यकतरफा तौर पे उनको डीवेपनाइज करना हो। पाकिस्तान ऐसी किसी भी चीज का हिस्सा नहीं बनेगा। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड में फोर्सेस जाएंगी, फोर्सेस उस सूरत में जाएंगी। जी जी जी, शुक्रिया एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब ने बड़ी बलागत से हमें ये बता दिया, और ये लग भी यही रहा है कि एज लॉन्ग एज नेतन्याहू इज़ देयर कोई सल्यूशन हमें नज़र नहीं आता। बहरहाल अल्लाह करे बेहतर हो उन फ़लस्तीनी अवाम और बच्चों के लिए जिन पर बेपनाह सितम हो रहा है। इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।